आ जाओ। हाँ भाई बेटा सुनो आवाज नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया अपना। क्वेश्चन नहीं किए क्या तुमने टीआर के? हाँ भाई आज कर देंगे। क्वेश्चन करो टीआर के आज। कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय टुडे। और कल डाउट रहेंगे, कल सब बच्चों के पास बुक होनी चाहिए और डाउट होने चाहिए अपने अपने। और जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है टीआर के वो आपकी फेयर नोटबुक में सॉल्व दिखने चाहिए। मेरे को मैं कल कॉपी चेक करूंगा सबकी। कल सब लोग अपनी कॉपी लेके आना भी। आगे बस में जितने भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं और इससे पहले जो रिफ्लेक्शन के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जितने भी हैं वो सारे तुम्हारी फेयर कॉपी में कल चेक होंगे। सब बच्चे कल अपनी फेयर नोटबुक लेके आना। चेक करूंगा मैं क्वेश्चन तुमने करे कि नहीं करे। ठीक है भाई? हाँ चलो प्रिज्म आज हम आगे प्रिज्म की बात करेंगे। ठीक है? टीआईआर के बाद प्रिज्म हो गया, ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं प्रिज्म नहीं हुआ, वो तो बताया था वैसे ही। वो तो उसकी एप्लीकेशन एक सिंपल सी आई थी। प्रिज्म का अलग टॉपिक है। प्रिज्म को तो ऐसे पढ़ना है, डिस्पर्जन पढ़ना है, डिस्पर्जन का कोड पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ना है, प्रिज्म फार्मूला पढ़ना है। अब तो अलग से टॉपिक है, वो तो वैसे ही इंट्रोडक्शन में है। हाँ भाई डिस्पर्जन क्या होता है पता ही है आपको? व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो क्या होता है बताओ भाई? ये स्ट्रक्चर है प्रिज्म का। ध्यान से देखो, दिस इज प्रिज्म है ना। मैं प्रिज्म का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा क्योंकि वो मैंने पहले बनाया हुआ ऑलरेडी। ये प्रिज्म है ABC। ठीक है? और यहां से आई व्हाइट लाइट। अब इसका क्या होगा बताओ? देखो व्हाइट लाइट आई तो इस रास्ते पे है, ये आई तो इस रास्ते पे है, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म वाले मीडियम में एंटर करेगी तो इसके अंदर जो 7 कलर है वो सातों के सातों कलर अलग अलग पाथ पे चलना शुरू कर देंगे। ठीक है? यहां व्हाइट लाइट में 7 कलर्स सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये दूसरे मीडियम में एंटर करी तो सातों कलर्स ने जो आने वाला रास्ता था वो तो छोड़ दिया और सातों के सातों कलर्स ने अलग अलग रास्ता पकड़ लिया। सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर हुआ है? वॉयलेट। और सबसे कम डेविएट कौन सा कलर हुआ है? रेड। सही बात है? अच्छा अब जब ये बाहर निकलेंगे, अब ये फिर से देखो रिफ्रैक्शन होगा इनका, तो अब ये फिर से ये रेड कलर यूं चला जाएगा और वॉयलेट कलर यूं चला जाएगा। नॉर्मल से अब एक ठीक है, यहाँ नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हुए दोनों, यहाँ नॉर्मल से आगे बेंड हुए हैं। सही है ना? चलो तो बना के देख लो। ये देखो, ये देखो, ये नॉर्मल है, ये देखो नॉर्मल से आगे बेंड हो गए दोनों। ठीक है ना? बट आप समझ गए तो नॉर्मल चाहे मत बनाओ क्योंकि मुझे और भी कुछ बहुत कुछ बनाना है इसके अंदर। अब होगा क्या, यहाँ पर जो स्क्रीन रखेंगे हम, उस स्क्रीन पर क्या बनेगा? एक स्पेक्ट्रम बनेगा विद योर मैं आपको सिर्फ एक्सट्रीम कलर दिखा रहा हूं, वॉयलेट कलर और रेड कलर, और एक्सट्रीम कलर बीच में इंडिगो ब्लू,
ग्रीन येलो ऑरेंज भी हैं, बट वो मैंने आपको दिखाया नहीं, ठीक है ना। अब तुम ध्यान से देखो, जो ये वॉयलेट कलर है ये मुझे यहां से आता हुआ दिखाई देगा, और जो रेड कलर है वो मुझे यहां से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, और ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। ये डायग्राम बनाओ ना, ध्यान से देखो क्या मतलब है इसका। ये सातों कलर आए तो इस रास्ते पे थे, लेकिन रेड कलर कितने एंगल पे डेविएट हुआ और वॉयलेट कलर कितने एंगल पे डेविएट हुआ, वो एंगल देख सकते हो आप। आर यू गेटिंग? रेड कलर कितने एंगल पे डेविएट हुआ, वॉयलेट कलर कितने एंगल पे डेविएट हुआ, वो देख सकते हो, है ना। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, है ना। सप्लीशन ऑफ व्हाइट लाइट into a spectrum of 7 color spletion of white light into a spectrum of 7 color after when it passes through prism, when it passes through prism, this is called dispersion। इसी को तो डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और आप ध्यान से देखो, डायग्राम में बताया जा रहा है कौन सा कलर ज्यादा डेविएट हुआ, वॉयलेट कलर डेविएट ज्यादा हुआ रेड कलर से, है ना। जो वॉयलेट कलर है ये डेल्टा डिस्पर्जन की डेफिनेशन, हाँ हाँ हाँ, इज कॉल्ड एज यू नो, इज कॉल्ड लिखा नहीं मैंने, इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ओके, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर से पास करती है तो वो 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है, और उसके इसी फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन बोल देते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? अरे सहज की केमिस्ट्री और मैथ्स में कितने मार्क्स हैं पेपर में? वो कैसे नहीं पता, उसने कितने बताया मुझे? लिटरली उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहा था कि हाँ अच्छा हो गया। उसका रिजल्ट नहीं पता आपको? उसके साथ नहीं गई थी ना मैं, अलग अलग गए थे फिर हम। वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर से ज्यादा है, डायग्राम में शो किया जा रहा है ये चीज, है ना। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मतलब व्हाइट लाइट जो थी वो 7 रंगों में अलग अलग क्यों स्प्लिट अप हुई? इसका कारण क्या है? बिकॉज डिफरेंट कलर हैव different refractive index and angle of deviation will be different for different color of light।
समझे? ये अलग अलग दिशा में क्यों जा रहे हैं सातों रंग? क्योंकि अलग अलग कलर्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। अब अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा कि डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन। अगर सारे के सारे कलर का एंगल ऑफ डेविएशन एक ही होता तो क्या ये स्पेक्ट्रम बनता? अगर मैं आपको ये कहता कि व्हाइट लाइट ऐसे आई है और सातों के सातों कलर एक ही एंगल पे डेविएट होके ऐसे चले गए, तो फिर तो आते भी व्हाइट और जाते भी व्हाइट। वो सात रंग क्यों दिख रहे हैं मुझे? क्योंकि सातों अलग अलग दिशा में जाने लगे ना, तो सभी सातों कलर्स का एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ गया? अलग अलग आ गया, इसलिए ऐसा हुआ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे बोलो, सही बात है क्या? तो ये है कॉज ऑफ डिस्पर्जन, और इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। इसको प्रूव कैसे करोगे? टू प्रूव, हमारा टू प्रूव क्या है? डेल्टा वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा रेड। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ, दोनों कलर में से कौन सा लैम्डा ज्यादा है? रेड कलर का लैम्डा और वॉयलेट कलर का लैम्डा, दोनों के लैम्डा में से किसका लैम्डा ज्यादा है? ये पता होना चाहिए आपको। रेड कलर का लैम्डा ज्यादा है। एक होता है कॉशी फॉर्मूला, फ्रॉम कॉशीज फॉर्मूला, CAUCHY अपॉस्ट्रोफी S। कॉशी फॉर्मूला कहता है म्यू बराबर होएगा A प्लस B बाय लैम्डा स्क्वायर। A एंड B आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। A और B क्या है पता है आपको? A और B क्या है बेटा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। तो यहां से मुझे दिख रहा है जो म्यू है वो लैम्डा के इनवर्सली है। आगे लिखो, इसके बाद आगे आ लिख रहा हूं, म्यू इज इनवर्सली टू लैम्डा। तो मुझे बताओ फिर म्यू फॉर रेड और म्यू फॉर वॉयलेट में से ज्यादा किसका हो जाएगा? जिसका लैम्डा कम था उसका म्यू ज्यादा हो जाएगा। सही बात है क्या? हाँ भाई, जिसका लैम्डा कम था उसका म्यू ज्यादा हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला बताता हूं आपको एंगल ऑफ डेविएशन और म्यू में। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये ए कौन है? ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, 60 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ये फॉर्मूला भी प्रूव करवाना है मुझे। प्रिज्म फॉर्मूला लगाऊंगा ना, उसके अंदर इसका प्रूफ आ जाएगा अपने आप। डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? म्यू माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो डेल्टा बराबर कितना आ गया? म्यू माइनस 1 इंटू ए आ गया। अब यहां से मुझे लिख रहा है डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, और म्यू वॉयलेट का ज्यादा था, इसका मतलब डेल्टा भी वॉयलेट का ज्यादा हो जाएगा। किससे? रेड से। हो गया प्रूफ। हमने प्रूव कर दिया कि वॉयलेट कलर जो है वो ज्यादा एंगल पे डेविएट करेगा, और जो रेड कलर है वो कम एंगल पे डेविएट करेगा। So this is all about dispersion. बोलो, सही बात है। This is all about dispersion. ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद अगली एक डेफिनेशन आ रही है सिंपल सी। एक होता है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है एंगुलर डिस्पर्जन? व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर डिस्पर्जन? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा V एंड डेल्टा R। ये होता है, आपको पता है डेल्टा V ज्यादा है डेल्टा R से। अच्छा, यहाँ डायग्राम को देख के बताना ये कौन सा एंगल है? डेल्टा V। ये कौन सा एंगल है? डेल्टा R। तो डेल्टा V में से डेल्टा R हटा दूं
और ये जो एंगल बनेगा जितने जितने एंगल में कलर डिस्पर्स हुए हैं, ये वो एंगल है जितने जितने एंगल में कलर्स क्या हुए डिस्पर्स, इधर वॉयलेट है इधर रेड है, तो रेड और वॉयलेट के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब ये वो एंगल है जिस एंगल के बीच में सारे कलर्स क्या हुए हैं, डिस्पर्स हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। एकदम सिंपल कहानी है, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। सिलेबस को अच्छे से करो बेटा, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म है तुम्हारा। मुझे सिर्फ ये यूनिट नंबर 6 जिस दिन खत्म हो गया ना उसके डेट गिनना तुम 40, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज में सिलेबस खत्म कर दूंगा ये इस यूनिट के बाद, ये यूनिट नंबर 6 खत्म होने के बाद। इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? आप ये मान लो कि ये वाला महीना लग जाएगा इस चैप्टर ये यूनिट नंबर 6 खत्म करने में। अक्टूबर में, नवंबर में तक से- खत्म। नवंबर एंड खत्म है सिलेबस, श्योर खत्म है। 2-4 दिसंबर जा सकती है ऊपर नीचे, फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो चल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपके पास कितना टाइम बचेगा? आपके पेपर कब से स्टार्ट है? फाइनल एग्जाम फेब के एंड में स्टार्ट होते हैं। आप फेब तो मानो ही मत, क्योंकि फेब में तो प्रैक्टिकल चलेंगे। नहीं लास्ट में होते हैं। जैन Practical। 15 जनवरी के बाद तो प्रैक्टिकल है आपके, वो 15 दिन खराब भी तो होंगे आपके, कम से कम 15 दिन खराब होते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको प्रैक्टिकल बनानी होगी, मेरे अप्रैल में होंगे शायद। है ना। तो अपने को कहने का मतलब ये है कि नवंबर में खत्म करके दिसंबर और 15 जनवरी तक अपने को टेस्ट भी खत्म कर लेने हैं सारे अपने। उसके बाद तो बस अपने पास स्पेयर टाइम होना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, फिर फायदा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन साथ साथ करो, जितने भी क्वेश्चन टॉपिक चल रहे हैं ना ये सारे साथ साथ क्वेश्चन कर लो, सेकंड टर्म साथ साथ रेडी कर लो ताकि फर्स्ट टर्म में प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, डेल्टा V minus डेल्टा R, this difference of the angle of deviation between violet and red color is called angular dispersion। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा V बताओ क्या हो, डेल्टा V को क्या बोलोगे? डेल्टा का फॉर्मूला था म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा फॉर वॉयलेट यहाँ आ जाएगा म्यू फॉर वॉयलेट, यहाँ आ जाएगा म्यू फॉर वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, और माइनस में ये क्या आ जाएगा डेल्टा रेड क्या आ जाएगा म्यू फॉर रेड माइनस 1 इंटू ए। सही बात है क्या? अब कुछ कॉमन वगैरह निकलता है क्या? ये माइनस है, ये आएगा देखो म्यू फॉर वॉयलेट इंटू ए माइनस ए माइनस म्यू फॉर रेड इंटू ए प्लस ए से ये कट सकता है क्या? तो बाद में जो बच गया उसमें से मैं ए कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास म्यू फॉर वॉयलेट माइनस म्यू फॉर रेड इंटू ए आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, इसको बेटा बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्जन। अरे बोलो, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। बोलो सही है? अच्छा इसके बाद एक सिंपल सी डेफिनेशन और आ रही है, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? डिस्पर्सिव पावर यहाँ लिखो नीचे, ये डेफिनेशंस है बस याद करनी है आपको। अब पेपर में आ जाए डिफाइन एंगुलर डिस्पर्सन, तो आप क्या लिखोगे बताओ? आप लिखो डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर। इतनी बात लिख के ये लिख दो, फिर ये कर दो बस, एक नंबर से ज्यादा नहीं आता ये अगर आया तो। ठीक है, अब ऐसे ही एक आता है डिस्पर्सिव पावर, एक होती है डिस्पर्सिव पावर। आपको क्या लगता है ये प्रिज्म कितने तरह से बनाए जा सकते हैं? प्रिज्म तो बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं। अरे ये जो एंगल ए है इसको चेंज करते जाओ ना, किसी में 50 डिग्री ले लो, किसी में 40 ले लो, किसी में 60, किसी में 70 ले लो, है ना। तो अलग अलग एंगल ले लो। और ये जो एक ग्लास होता है जिससे प्रिज्म बनाते हैं, ये ग्लास भी बहुत तरह का होता है ना। आप अलग अलग डेंसिटी की ग्लास लेते जाओ और प्रिज्म बनाते जाओ। तो जो अलग अलग एंगल वाले और अलग अलग डेंसिटी वाले जो प्रिज्म बनेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि सारे प्रिज्म का ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन सेम आएगा? हो सकता है कोई प्रिज्म ऐसा हो जो वॉयलेट और रेड को डिस्पर्स तो करता है पर कम एंगल पे करता है। हो सकता है कोई ऐसा हो जो ज्यादा बिखेर देता है ऐसे। तो हर कोई भी प्रिज्म जो है वो कितना डिस्पर्स करता है
उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी डिस्पर्सिव पावर कहलाएगी, है ना। तो डिस्पर्सिव पावर ज्यादा किसकी होगी, जिसका ये एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं बात समझ आई। कोई ऐसा प्रिज्म लिया आपने, देखो तो थोड़ा फील करो बात को। एक प्रिज्म ये था, एक प्रिज्म ये था, आपने यहां व्हाइट लाइट भेजी, इसने पता क्या किया, इसने रेड ऐसे भेज दिया, वॉयलेट ऐसे भेज दिया। आपने इसमें व्हाइट लाइट भेजी, इसने रेड ऐसे भेज दिया, वॉयलेट ऐसे भेज दिया। अब मुझे बताओ ज्यादा डिस्पर्सिव पावर ज्यादा किसकी है, यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन ज्यादा है, इसका मतलब डिस्पर्सिव पावर ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगुलर डिस्पर्जन ऊपर लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा डिस्पर्सिव पावर आएगी, और अपॉन में क्या लेना है, अपॉन में लेना है डेल्टा येलो। ये येलो कलर कौन सा कलर है पता आपको, ये है मीन एंगल। ये व्हाट इज डेल्टा येलो, मतलब अगर मैं आपको बीच में येलो कलर का भी दिखा दूं, सोच के देखो ना, अगर मैं बीच में येलो कलर का भी दिखा देता आपको, सपोज करो मैं यहाँ पर आपको ऐसे बोलता ये येलो कलर भी ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द येलो कलर है, वेयर डेल्टा फॉर येलो, दिस इज कॉल्ड मीन एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मीन एंगल ऑफ डेविएशन है। क्योंकि अगर आप वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन और रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन ऐड करके बाय में 2 करोगे ना, तो वो येलो के इक्वल आएगा, ग्रीन के इक्वल नहीं आएगा। वहां पे यहाँ पे देखने से लगता है कि सेंटर में ग्रीन है तो ग्रीन होना चाहिए मीन, है ना। लेकिन वो ग्रीन मीन एंगल तब होता जब ये सारे कलर्स के बीच में भी एंगल सेम होता। मैंने तो ये नहीं कहा कि सारे कलर के बीच में एंगल सेम है, क्या पता ऑरेंज और रेड में ज्यादा एंगल बन जाए, येलो और रेड में कम बने। बात समझ आ गई ना बेटा। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन के हिसाब से देखूंगा तो जो एंगल आएगा ना, ये जो मीन एंगल आएगा, ये किसकी वैल्यू से मैच करेगा, ये येलो कलर की एंगल ऑफ डेविएशन से मैच करेगा, ना कि ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर नहीं है, येलो कलर कौन सा कलर है, मीन कलर है, और उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहलाएगा, मीन एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। और इनका रेशो क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर। इसका सिंबल होता है ओमेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। आप इसको आगे चाहो तो सॉल्व कर लो, और ये न्यूमेरिकल में भी यूज करता है, वो डेल्टा येलो निकालेगा ऐसे, ठीक है। आपको येलो, आपको वॉयलेट का डेल्टा दे देगा, रेड का डेल्टा दे देगा, आपको बोलेगा डिस्पर्सिव पावर बताओ, तो पहले तो आपको येलो का निकालना पड़ेगा। येलो को कैसे निकालना है, फॉर्मूला आपके पास पड़ा है। अब डेल्टा फॉर वॉयलेट माइनस डेल्टा फॉर रेड, ये तो सॉल्व किया हुआ है आपने, ये होता है। और तो इसको अगर मैं पुट कर दूं, ये आएगा म्यू फॉर वॉयलेट माइनस म्यू फॉर रेड इनटू ए, अपॉन में येलो के लिए क्या आएगा, म्यू फॉर येलो माइनस 1 इनटू ए। तो ये ए से कट गया। इसका मतलब जो डिस्पर्सिव पावर है वो किस पे डिपेंड कर गई, वो सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड कर गई। डेल्टा फॉर वॉयलेट माइनस डेल्टा फॉर रेड अपॉन डेल्टा फॉर येलो माइनस 1। देखो बेटा सिंपल है, न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। आर यू गेटिंग? अरे बोलो। और ऐसा भी कर सकते हो आप, मान लो आप 2 सेम डिस्पर्सिव पावर वाले प्रिज्म ले लो। आप एक प्रिज्म ऐसे रखो, दूसरा प्रिज्म ऐसे कर दो। ये दोनों प्रिज्म सेम डिस्पर्सिव पावर वाले, तो यहां से आप व्हाइट लाइट को एंटर करवाओगे। इसने क्या किया, रेड ऐसे कर दिया, वॉयलेट ऐसे कर दिया। फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये वॉयलेट ऐसे भेज देगा और रेड ऐसे भेज देगा, और बाहर कितनी निकल जाएगी, व्हाइट लाइट। ये बराबर है। हाँ और क्या, ठीक है। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए कि दोनों प्रिज्म जो है वो सेम डिस्पर्सिव पावर के होने चाहिए, ठीक है ना।
बना लो बेटा, सिंपल सा टॉपिक था। चलो अब आप बात करेंगे आगे प्रिज्म फॉर्मूले की। मेरे ना थोड़ी मदर की तबीयत सर्दी चल रही, मैं अभी भी हॉस्पिटल से आया हूँ। मेरे को हो सकता है कल तुम्हारी छुट्टी करनी पड़ेगी, मे बी। मैं आज तुम्हारी क्लास मैंने बचाई है, वो शायद की क्लास में नहीं ले पाया, इसलिए तो मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है। वैसे आई विल ट्राई की छुट्टी ना हो, बट अगर हो पाता है तो आप लोग क्वेश्चन कर लेना घर बैठ के। कल क्लास हुई तो कल कॉपी ले आना, चेक करूंगा मैं कॉपी। अगर कल ना हो पाई तो फिर आपके पास एक दिन और मिल जाएगा आपको। आप अपना काम पूरा कर लेना, परसों कॉपी लेके आना और सारे अपने जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो चेक कर लेना, चेक करवा देना। और आपका काम पूरा होना चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन कर लेना साथ साथ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ भाई, आगे लिखो प्रिज्म फॉर्मूला। पहले आगे लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। चलो अब प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन कराते हैं अपन। पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का फ्रंट फेस है ना, एबीसी। ये क्या है, प्रिज्म का फ्रंट फेस है, एबीसी। दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहां से एक लाइट आ रही है। ये कौन सी लाइट है, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है ये। इसका लैम्डा कांस्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट नहीं है, सिंगल कलर की लाइट है ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। ये लाइट सिंगल कलर की है, ठीक है ना। अब होगा क्या बताओ, दिस रे ऑफ लाइट विल एंटर इनटू द डेंसर मीडियम। अब क्या हो सकता है बताओ, यहां आएगा नॉर्मल, ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये जो रे आई है ये आई तो इस रास्ते पे, ये जो रे ऑफ लाइट आई है बेटा ये आई तो इस रास्ते पे है ना। हाँ भाई, ये आई तो इस रास्ते पे है, और ये कैसे डायरेक्ट करेगी बताओ, अब किसकी तरफ बेंड होगी, इट इज गोइंग फ्रॉम रेलर टू डेंसर, तो ये किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी। तो नॉर्मल के टूवर्ड्स कौन सा रास्ता बन सकता है, यहाँ देखना, नॉर्मल के टूवर्ड्स तो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे 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 हो सकती है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये नॉर्मल के टूवर्ड्स जब बेंड हो जाए तो ये बीसी के पैरेलल चले जाए। इट मे आल्सो हैपन। अरे हो सकता है, सकता। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी जो डायग्राम आप बनाओगे उसके अंदर आप इसको बीसी के पैरेलल मत लेके जाना। आप जो रे बनाओगे वो बीसी के पैरेलल हो सकती है, बट अभी जो डायग्राम बनेगा उसमें बीसी के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि बीसी के पैरेलल जब होएगी ना तब जो फॉर्मूला बनेगा उसी को प्रिज्म फॉर्मूला बोलेंगे हम, वो आगे चल के स्पेशली इसमें बताऊंगा। तो अभी मैंने ये रे नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करा दी, ये लो, और देखो ध्यान से बीसी के पैरेलल नहीं है,
ये तो मैंने काफी इंक्लाइन कर दी बीसी के, साफ दिख रहा है कि बीसी के पैरेलल नहीं है। अब ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल है? R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये तो R1, सही बात है ना। नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम अगेन डेंसर टू डनर मीडियम। तो अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये दिख रहा है मुझे नॉर्मल है, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे नॉर्मल, और इधर से ये भी नॉर्मल है। दोनों नॉर्मल को मैंने मिला दिया O पॉइंट पे, मिली दोनों फेस के नॉर्मल को मैंने O पॉइंट पे मिला दिया। मेरी तो नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? धक्के से ऐसे लग बाहर मिल रही। दोनों नॉर्मल नहीं मिल रहे। धक्के से बाहर मिला लगा- लो। बाहर भी अरे बाहर में ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है? अच्छा। उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एक काम करो ना, अगर ये यहाँ मिल रहे हैं तो इसको लंबा कर दो, लाइन को, ये लाइन ऐसे बना दो, अंदर हो जाएंगे अपने आप ही। अगर दिमाग लगाएगा ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो आगे टॉपिक है ना, अभी तो डायग्राम देखना तुम कैसे कैसे बनेंगे। 2 4 5 दिन रुको तुम एक बार। ये डायग्राम बनाना अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो इसमें ऐसे मस्त मस्त डायग्राम बनेंगे, तुम कहोगे ये हो क्या क्या बना क्या दिया ये। सही बता रहा हूँ, मतलब खतरनाक डायग्राम बनने हैं इसमें। अभी तो टेलीस्कोप आएगा, माइक्रोस्कोप आएगा, उसके डायग्राम 2 लेंस लेके इकट्ठी वहीं पे बना गया। और आपका डायग्राम पहली बार बनना चाहिए। क्या फोटो क्या करेगी फोटो भाई, फोटो ले जाना तुम, है ना, प्रिंट करा के कैसा मुझे चिपका के जाएंगे, हमसे बन के जाएगा, ठीक है। अब ये जो रे जा रही है ये कहां से कहां जा रही है? इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू डनर मीडियम। तो ये नॉर्मल से, पहले बताओ इसका ये वाला एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, इस एंगल को मैं बोलता हूं R2, और ये नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी, लग रही है क्या नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है? लगनी चाहिए। और ये जो बाहर वाला एंगल बनेगा I2। मैंने यहाँ पे सिमेट्री बनाई है, मैं रेयर मीडियम में जो एंगल ले रहा हूँ वो I से दिखा रहा हूँ, और डेंसर मीडियम में जो एंगल ले रहा हूँ वो R से दिखा रहा हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं पॉइंट्स के, ये LM, MN, NS। LM कौन है? LM इंसिडेंट रे है ये। MN कौन है? रिफ्रैक्टेड रे है। और NS कौन है? एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे। सही है ना, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो LM है, LM को आगे बढ़ा रखा है मैंने ऑलरेडी, ये इंसिडेंट रे है अपनी। और ये NS को अगर मैं हल्का सा पीछे ले जाऊं ऐसे, तो ये अपना बन गया एंगल ऑफ डेविएशन। NS को पीछे ले जाए, LM को आगे ले जाए। क्या हो गया ये? NS को पीछे ले जाओ ना। अरे सिंपल सी बात है, ये आई थी और ये गई है, बीच वाली को भूल जाओ। आई इस रास्ते पे थी, गई इस रास्ते पे है, तो दोनों रास्तों के बीच में कितने का एंगल ऑफ डेविएशन बना, वो डेल्टा दिखा दो बीच में, और क्या। आगे से बड़े डायग्राम बनाने पड़ेंगे। डायग्राम बड़े बनाने पड़ेंगे। हाँ तो बड़े बनाना, तो अगर प्रिज्म ही ऐसा ले लेगा, ऐसा तो प्रिज्म लेगा, तो कैसे डायग्राम बनेगा? पता है क्या क्या बनाएगा? बोलो, याद क्लियर है क्या? और जो ये वाला पॉइंट है, टाइम हो गया? हो गया टाइम क्या होगा? 53। अपना करने पड़ा टाइम। यहाँ देखो, ये जो पॉइंट बनेगा, ये वो पॉइंट है ना, जो ये वाला पॉइंट है जहां पर ये एंगल बना है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ D पॉइंट। क्या बोल रहे D। चलो शुरू करते हैं टॉपिक। हैं? क्या? ट्रायंगल बनेगी DMN। सर रहने देते हैं। अभी दिखाने से तो In the triangle DMN, दिख रही है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल, ये वाली, ये ट्रायंगल दिख रही है? इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा। इस ट्रायंगल में
ये वाला एंगल बाहर का एंगल है और ये बाहर वाला जो एंगल है वो अंदर के ये एंगल और ये एंगल का सम लगाएगा। ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा I1 माइनस R1, दिख रहा है आपको। और ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, फटाफट दो, I2 माइनस R2। तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 का सम हो गया डेल्टा। जगह ही नहीं है। जूम करके देखना पड़ेगा। हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं होगा और अभी वीडियो है। I1 प्लस I2 इकट्ठे कर दिए मैंने I1 I2 इकट्ठे कर दिया और माइनस R1 माइनस R2 में से माइनस कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 सामने क्या आ गया, डेल्टा। सामने क्या आ गया, डेल्टा। बोलो यहाँ तक सही है क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो। अब AB सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाना है मैंने। फॉर AB मैं लगा रहा हूं स्नेल्स लॉ। क्या था स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर साइन बाय साइन। अब ये आपको पता ना, अगर मैं अकेला म्यू लिख रहा हूं इसका मतलब नीचे ग्लास है ऊपर एयर है, क्योंकि ये वो डेंसर का होगा विजिबल, तो ऊपर एयर है। एयर वाला एंगल कौन सा है, I1, और ग्लास वाला एंगल कौन सा है, R1। सेम टू सेम मैं कहता हूं आप AC के लिए भी लगा दो। फॉर AC स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा दो AC के लिए भी, तो वो आ जाएगा म्यू बराबर साइन बाय साइन, वो आ जाएगा साइन I2 बाय साइन R2। बताओ यहां तक क्लियर है? अब मैं एक कंडीशन ले रहा हूं कि ये I और R एंगल जो है ना ये छोटे छोटे होंगे। मतलब मैं रे गिराऊंगा ही ऐसे कि जो ये I और I2 और R1 और R2 जो ये एंगल होंगे ना ये स्मॉल एंगल होंगे, 10 डिग्री से कम डिग्री कम एंगल होंगे। मतलब ये नॉर्मल है ना, तो मैं नॉर्मल से ऐसे गिराऊंगा रे ताकि ये एंगल 10 से कम बने। तो मैं कहूंगा फॉर स्मॉल I एंड R, अगर I और R सारे के सारे स्मॉल स्मॉल हैं तो आपको पता है साइन I अप्रोक्सीमेटली I हो जाता है और साइन R अप्रोक्सीमेटली R हो जाता है। आपने को पढ़ा होगा थीटा अगर छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा बोलते हैं और tan थीटा को भी थीटा बोलते हैं, बट cos थीटा को 1 बोलते हैं अगर थीटा छोटा हो। तो यहाँ पर I और R दोनों छोटे हैं तो साइन I साइन R। अब ये बताओ ये म्यू क्या बन गया, म्यू बराबर आ गया साइन I1 आ गया I1, साइन R1 आ गया R1। तो यहाँ से I1 कितना आ गया, म्यू R1। ये I1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मुझे बता दो म्यू बराबर है कितना आ गया, साइन I2 आ गया I2, साइन R2 आ गया R2। तो यहाँ से I2 कितना आ गया, म्यू R2। अरे बोलो बिल्कुल सही। अब ये आ गया। अब ये I1 और I2 दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट कर दूं तो बस ये खत्म कर दो। तो डेल्टा बराबर कितना आ गया, व्हाट इज I1, म्यू R1 प्लस व्हाट इज I2, इट इज म्यू R2 माइनस में ये कितना चल रहा है, R1 प्लस R2। अगर मैं यहाँ से म्यू कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2। तो मुझे दिख रहा है R1 प्लस R2 कॉमन, अंदर कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 डेल्टा। इक्वेशन नंबर 2 सही बात है ना। अब इसके बाद मुझे ध्यान से देख के बताओ, ये जो एंगल A और ये एंगल O है इन दोनों का सम 180 आया क्या,
इस एंगल और इस एंगल का सम 180 आएगा नहीं आएगा? कैसे आएगा? आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है AMON। वो आपको पता है ये नॉर्मल था तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। इसका सम तो 180 है ही, तो इसका सम 180 होना चाहिए। अब ये जो नीचे ट्रायंगल दिख रही है आपको OMN, इसमें R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, इसका भी एंगल तीनों का सम 180 होना चाहिए। मतलब आप कहोगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, तीनों का सम 180, तो इन दोनों का सम 180, इन तीनों का सम 180, दोनों आपस में कर दो, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O बराबर आ गया एंगल A प्लस एंगल O, O से O कट गया, तो R1 प्लस R2 बराबर आ गया एंगल A। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो बताओ इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इनटू A बन जाएगी क्या? याद है मैंने ये वाला फॉर्मूला आज यूज किया था, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। हो गया। लिखा तो था मैंने। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब एंगल I और R छोटे होते हैं तब लगाना है, वरना नहीं लगाना। ठीक है। अगर I और R एंगल बड़े हैं तो ये लगाना है, छोटे हैं तो ये लगाना है। ओके। अभी ये क्वेश्चन 3 है। अभी आगे टॉपिक पढ़ा है, तो कल होगा। हाँ कल होगा। थैंक यू। ठीक है। अच्छा टेस्ट करना सर अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में TIR तक टेस्ट है। कब अगले कब? संडे संडे को संडे में। क्योंकि सैटरडे को तो शायद तो छुट्टी होगी उस दिन, तो संडे को टेस्ट लिया जाएगा। 12 को। आपके संडे को 2 टेस्ट होंगे। मैथ का भी है संडे, केमिस्ट्री का सैटरडे, हाँ सैटरडे को पूरा वीकेंड गया। जो है लवनी मम्मा से भी बात कर लो कि स्कूल में को कंप्लीट कर दो। लवनी